नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया है और अफसरों को जमीन पर असर दिखने वाले काम प्राथमिकता से पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क और बिजली सहित तमाम क्षेत्रों में चल रही योजनाओं पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से स्थानीय मुद्दों और जनता की अपेक्षाओं की जानकारी भी ली है। तो वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और इसी के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी एक बैठक भी हुई है। और जब उनका हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड हुआ तो तस्वीरें आप देखिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे इसके बाद सीधा समीक्षा बैठक में वो शामिल होने पहुंचे। और इस बीच हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी पूरे इस दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके और समीक्षा बैठक भी उनकी ओर से की गई है, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर बातचीत हुई है? देखिए, समीक्षा बैठक को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लेकर वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। और ये दौरा भी आज के उसी लिहाज से देखा जा रहा है, क्योंकि आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा होना है। तो उस दौरे को लेकर भी जो फाइनल ब्लूप्रिंट है उसको भी ये देखा जा रहा है कि उसकी अंतिम तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। मुहर लगाने के बाद जो भी चीजें तैयार हो पाएंगी या जो परियोजनाएं तैयार हो पाएंगी उस परियोजनाओं को लेकर मुहर लगेगी और वो पीएमओ को भेजी जाएंगी। और उसी के आधार पर जो शिलान्यासित और वो परियोजनाएं हैं लोकार्पित होने के लिए उस पर अंतिम मुहर लगेगी, जो पीएमओ को भेजने के बाद तय हो जाएगी। उससे पहले सुरक्षा को लेकर यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके साथ बातचीत की, विकास जो कार्य हैं जो जिले में चलाए जा रहे हैं उसको लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जनपद के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मंडल के जो अधिकारी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वो समीक्षा बैठक कर लगातार जो आवश्यक दिशा निर्देश है, जो सड़कें हैं, जो निर्माणाधीन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर समय के साथ साथ जो गुणवत्तापूर्ण काम के साथ पूरा करने का अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। निशो, और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि वो स्थलीय निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी के हाथों जो परियोजनाएं लोकार्पित होनी थी उसका सीएम योगी आदित्यनाथ असली निरीक्षण कर फाइनल टच देंगे, क्योंकि जो भी कमियां होंगी उसको समय रहते दुरुस्त कराने का जो निर्देश था वो अधिकारियों को दिया गया था। इसके अलावा जो भी अधूरी कमी रह गई थी, चाहे कार्यदायी संस्था हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पे, चाहे किसी अन्य स्तर पे, उसको लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किया गया। और ये कहा भी जा रहा है कि जो परियोजनाएं हैं उसे समय के साथ पूरा करने का दिशा निर्देश अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। यानी साफ तौर पर उनकी ओर से निर्देशित यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधियों को भी किया गया, इसके साथ अधिकारी जो मौजूद रहे उनको भी किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले यहाँ तमाम पहलुओं पर समीक्षा हो रही है, तैयारी हो रही है। काशी वासी कितने उत्साहित? देखिए, प्रधानमंत्री को लेकर काशी ही नहीं पूरा पूर्वांचल हमेशा से वो उत्साहित होता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी के अंदर उत्साह होता है। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद पीएम ने कहा था कि मैं काशी पुत्र हूं या काशी का बेटा हूं, तो लिहाजा बेटा होने के नाते जब भी वो आते हैं ढेर सारी सौगातों के साथ आते हैं। तो लिहाजा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो काशीवासी हैं, सबको इंतजार है कि इस बार प्रधानमंत्री अपने पिटारे से क्या क्या परियोजनाएं काशी के लिए देंगे। क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो इंटरनेशनल कॉन्क्लेव सेंटर्स हो, चाहे टर्मिनल हो, चाहे रोपवे हो, चाहे ट्रेड फैसिलिटी सेंटर हो, तमाम तरह की परियोजनाएं काशीवासियों को मिल रही हैं। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि सावन में भगवान भोलेनाथ के जो पवित्र महीना है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं काशीवासियों को मिल सकती है। निशो, बिल्कुल 1000 से 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात सीधे तौर पर जनता को मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। ऐसे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और विकास से जुड़ी हुई, जिस तरीके से हम जानते हैं हर बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो काशीवासी उनका बिल्कुल पलके बिछाकर स्वागत करते हैं, तो इस बार भी जैसे कि आपने पिटारे का जिक्र किया उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी, ऐसे में महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन सी मानी जा रही हैं?
देखिए, अभी तक की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं आई हैं वो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और साथ ही साथ छात्रावास, पुलिस के लिए रहने के लिए बैरक और इसके साथ ही साथ कुछ रोड्स प्रोजेक्ट्स हैं। रिंग रोड फेज 3 की भी संभावना जताई जा रही है। हो सकता है कि रोपवे के फर्स्ट फेज का जो ट्रायल है वो लगभग पूरा होने वाला है और उसका भी लोकार्पण कर सकते हैं। तो तमाम परियोजनाएं हैं वो स्थानीय लोगों के लिए है, चाहे वो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से हो या फिर जुड़ी उनके विकास के या फिर जो छात्राओं के लिए छात्रावास के लिए हो या फिर उनके लिए बढ़िया हॉस्टल्स की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, जो हर घर नल से जल है उसके भी कुछ जगहों पर किसी ब्लॉक में उसकी जो परियोजना है वो पूरी हो चुकी, उसको भी लेकर उसका लोकार्पण कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अन्य तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे फाइनल टच अभी तो आधिकारिक रूप से किसी भी की सूची भी जारी नहीं, लेकिन ये जो क्षेत्र है अलग अलग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें लेकर वो परियोजनाएं लोकार्पित कर सकते हैं पीएम। बिल्कुल। और जैसे कि तमाम जानकारी आपने साझा की है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा तमाम पहलुओं पर हुई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो होगा वो हर बार की तरह बेहद खास होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचते हुए राज्य के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने 19 मार्च 2017 से लगातार 8 वर्ष 132 दिन तक इस पद पर अपनी सेवा दी है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का 72 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। ये उपलब्धि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक दूरदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और इसी के साथ जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की गवाही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास रच गया है। 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने अब तक 8 वर्ष और 132 दिन तक प्रदेश के मुखिया के रूप में कार्य संभाल लिया है। इस कार्यकाल के साथ उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का 72 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जहां पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने स्वतंत्रता से पूर्व और बाद के समय को मिलाकर कुल 8 वर्ष और 127 दिन तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई थी। वहीं अब योगी आदित्यनाथ ने उस समय को भी पार कर लिया है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां निरंतरता, प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक स्थिरता को एक नई परिभाषा मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 2017 से 2025 तक। योगी आदित्यनाथ न केवल भाजपा के कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए वे एक ऐसे शासक भी बने हैं जिनके नेतृत्व में राज्य ने अस्थिरता से स्थिरता की ओर रुख किया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई के लिए चर्चा में रहता था, लेकिन अब निवेश, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और डिजिटल शासन में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। उत्तर प्रदेश को देश की शीर्ष योजनाओं में प्रथम स्थान दिलाने की इस यात्रा में योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक अनुशासन और दूरदृष्टि केंद्र में रही है। उनकी सरकार द्वारा डबल इंजन विकास की संकल्पना को साकार करते हुए बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना तक प्रत्येक क्षेत्र में आम जन को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर 1998 पहली बार गोरखपुर से सांसद बने, 2014 गोरखनाथ मठ के महंत बने, 2017 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2022 लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, 2025 सबसे लंबे कार्यकाल होने का कीर्तिमान स्थापित किया। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर भी उतना ही प्रभावशाली रहा। मात्र 26 वर्ष की आयु में 1998 में वे गोरखपुर से सांसद बने और देश के सबसे युवा सांसदों में एक कहलाए। लगातार 5 बार वे लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। वर्ष 2014 में उन्होंने गोरखनाथ मठ के महंत का दायित्व संभाला। एक संत और राजनेता का यह अनूठा संगम भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक मिथकों को तोड़ा। उनमें सबसे प्रमुख था नोएडा दौरे को लेकर फैली राजनीतिक भ्रांति। जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह दोबारा सत्ता में नहीं लौटता। उनमें सबसे प्रमुख था नोएडा दौरे को लेकर फैली राजनीतिक भ्रांति। जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह दोबारा सत्ता में नहीं लौटता।
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस भ्रम को तोड़ते हुए नोएडा का दौरा न केवल बार बार किया बल्कि दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। ये एक मजबूत संकेत था कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल आस्था और अंधविश्वास के इर्द गिर्द नहीं घूमती बल्कि नतीजों और कार्यशैली से संचालित होती है। चलिए अब आपको योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, नया उत्तर प्रदेश और उसके नए शासन मॉडल के बारे में। निवेश के नए रिकॉर्ड स्थापित हुए, महिला सुरक्षा में सुधार हुआ, बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित हुई, बुनियादी ढांचे में क्रांति लाई गई, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, साथ ही जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। सर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये कोई रिकॉर्ड होता है? जो काम न करे, काम न करने वाले का अगर कोई रिकॉर्ड कभी माना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरे का काम अपना काम बनाना और डबल इंजन की सरकार। सोचिए, अभी तो दिल्ली वालों को ये नहीं पता है कि वो अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। लखनऊ वाले अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। राजनीति में आलोचना और प्रशंसा दोनों चलती रहती है। जनता की नजरें और आंकड़े ये तय करते हैं कि कौन सा नेतृत्व सफल रहा और किसने केवल शोर मचाया। योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक नीति, पुलिस सुधार, महिला सुरक्षा और इन्वेस्टर्स समेत एक्सप्रेस प्रोजेक्ट्स, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और धार्मिक पर्यटन के विकास ने उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बना दिया। काम के दम पर राजनीति चलती है, भ्रमों के आधार पर नहीं। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की झलक। वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, जहां विकास की जगह जातीय समीकरण चर्चा में होते थे, आज वही राज्य देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शामिल है। प्रधानमंत्री की योजनाओं में अव्वल, उद्योगपतियों के लिए अनुकूल और निवेशकों के लिए भरोसेमंद। ये पहचान अब नए उत्तर प्रदेश की है। ये बदलाव केवल फाइलों में नहीं, हकीकत में दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और नेतृत्व दृढ़ हो तो सबसे जटिल व्यवस्था भी दिशा पकड़ सकती है। राजनीति में चुनाव जीतना सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होता, वो जनता के भरोसे की अभिव्यक्ति होती है। योगी आदित्यनाथ को लगातार 2 बार मुख्यमंत्री चुना गया और 8 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक भरोसे के रूप में देखा है। ये भरोसा सिर्फ वादों से नहीं आता, ये आता है योजनाओं की सफलता, सड़क पर बदलाव, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के अवसरों से। यही विश्वास इस रिकॉर्ड का असली मूल्य है। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक वैचारिक क्रांति का हिस्सा था। एक ऐसा संत जो गोरखनाथ मठ का महंत हो और साथ ही एक राजनेता भी। ये संतुलन भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। उनके नेतृत्व ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रशासनिक कौशल, धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय दृष्टिकोण एक साथ मिलकर शासन की एक नई शैली गढ़ सकते हैं। नया उत्तर प्रदेश अब नारा नहीं रहा, ये जमीन पर दिखाई देने वाला परिवर्तन बन गया है। उत्तर प्रदेश आज केवल देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है बल्कि सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में भी शुमार हो चुका है। ये संभव हुआ है एक ऐसे नेतृत्व के तहत जिसने न केवल सत्ता को संभाला बल्कि जनता के विश्वास को भी बरकरार रखा। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल केवल एक समयावधि नहीं है, ये एक बदलाव की कहानी है। वो बदलाव जो जमीनी स्तर पर दिखता है, महसूस किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ेंगी। एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रिकॉर्ड नहीं, राज्य की भविष्य की नींव बनता है और योगी आदित्यनाथ ने वो नींव मजबूती से रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट।
ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। कासगंज के लहरा गंगा घाट पर कांवड़ियों और पुलिस के बीच उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब कांवड़ियों का एक जत्था बैरिकेडिंग तोड़कर गहरे पानी में उतरने की कोशिश करने लगा। पीएसी जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया जिससे विवाद बढ़ गया। आक्रोशित कांवड़िये घाट पर ही धरने पर बैठकर पुलिस पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए कांवड़ियों को समझा बुझाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। एसपी कासगंज अंकिता शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर घाट पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि डूबने की घटनाएं रोकी जा सके। उन्होंने अपील की है कि सभी श्रद्धालु प्रशासन का सहयोग करें। इसी के चलते आज सुबह कुछ व्यक्तियों के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर गहरे पानी में जाने का प्रयास किया गया, जिसको रोकने के लिए एक फ्लड पीएसी के जवान के द्वारा जब उन्हें रोका गया तो उन लोगों के साथ, उस जवान के साथ हल्की मारपीट की गई। उसके बाद यही लोग धरने पर बैठ गए। उन्हें समझा बुझाकर अपने गंतव्य स्थल पर कांवड़ लेकर रवाना कर दिया गया है। मेरा इस बाइट के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि वहां पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है वो वहां पर आने वाले स्नान करने वाले लोगों और गंगा जल भरने वाले लोगों की सुरक्षार्थ हेतु है, जिससे कि कोई भी डूबने की घटना वहां ना होने पाए। मेरा सभी से यह अपील है कि उस बैरिकेडिंग को बनाए रखने में एवं वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों को व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दें। खबर बलरामपुर से है, जहां एसओजी और थाना नवीन मॉडर्न पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 तमंचे, 7 अर्धनिर्मित तमंचे, 2 कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी पहले भी शस्त्र निर्माण में जेल जा चुके हैं और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। एसपी घनश्याम चौरसिया ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है कि टीम को 25,000 इनाम देने की घोषणा की गई है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये थाना क्षेत्र नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के बीरपुर चौकी क्षेत्र के तिलकपुर गांव में अवैध शस्त्र बनाने की सूचना पर एसओजी पुलिस और नवीन मॉडर्न थाना पुलिस क्षेत्राधिकारी इकौना के नेतृत्व में टीम ने काम किया। वहां रेड की गई तो वहां पर भारी संख्या में अवैध शस्त्र बने, निर्मित और अर्धनिर्मित संख्या में पाए गए। उसके अलावा निर्माण करने वाले तमाम औजार और मशीनरी भी वहां बरामद हुई है। एक मोटरसाइकिल मिली है और साथ में 3 निर्मित, पूरी तरह निर्मित और 7 अर्धनिर्मित तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और अन्य भारी मात्रा में तमंचा बनाने की सामग्री वहां मिली है। खबर मेरठ से है, जहां आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में पूजा सामग्री दुकान के व्यापारी और उसके दोस्त की मौत हो गई। वे मथुरा से दुकान के लिए सामान लेकर लौट रहे थे। लौटते समय उनकी गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई और जिसने उनकी जान ले ली है। आपको बता दें कि हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच फिलहाल शुरू कर दी गई। हादसे के पीछे असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबर मेरठ से है, जहां एक युवक की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गुस्साए परिजन ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध किया। युवक के सिर और छाती पर गोली लगी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की गई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
थाना परिषद गढ़ के अंतर्गत सिंहपुर गांव से सूचना मिली कि एक नवयुवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी है। युवक की शिनाख्त हो चुकी है। ये कपड़े की फेरी का काम करता था। अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें कुछ संदिग्धों के नाम प्रकाश में आए, जिसके टीम रवाना हो गई है। शीघ्र ही इसका संपूर्ण अनावरण करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर के पेपर मिल रोड इलाके में पीएनबी बैंक के पास एक मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि मकान में प्लास्टिक का गोदाम और दुकान संचालित की जा रही थी, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। मकान के अंदर प्लास्टिक सामग्री और मशीनें भी मौजूद थी, जिससे आग और ज्यादा विकराल हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल दमकल विभाग की ओर से आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आसपास के क्षेत्र में एहतियात भी बरते जा रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां पिनाहट घाट पर चंबल नदी के जलस्तर में फिर तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोटा बैराज से छोड़े गए करीब 2,90,000 क्यूसेक पानी के चलते नदी में तेज उफान आया है। हालात का जायजा लेने जिलाधिकारी आगरा स्वयं मौके पर पहुंचे और बाहा उपजिलाधिकारी हेमंत कुमार के साथ बाढ़ प्रभावित उमरेठा गांव का उन्होंने निरीक्षण किया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया है। मुनादी कराकर आपको बता दें कि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। नदी किनारे जाने से सख्त मनाही फिलहाल प्रशासन की ओर से रखी गई है। चंबल नदी इस वक्त 123 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान यानी कि 130 मीटर से महज 7 मीटर नीचे है। 2022 में नदी का जलस्तर 137.6 मीटर तक पहुंच चुका है। फिलहाल सभी तटवर्ती गांवों में कानूनगो और लेखपाल तैनात कर दिए गए हैं। 8 बाढ़ चौकियां भी यहां पर बनाई गई हैं। कोटा से पानी छोड़ा गया है, तो ये जानकारी सुबह मिली थी। तो आज इसी के संबंध में जो एक्सचेंज इरिगेशन है, EDMFR है और हमारे सारे रेवेन्यू टीम, सारे लोग, SDM साहब, सब लोग ये पिनाट में जो पंप स्टेशन इधर निरीक्षण किया गया, पानी जितना पानी का लेवल देखने के लिए और आगे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आज के हिसाब से लगभग 3.5 लाख क्यूसेक्स पानी है एंड 128.3 जो आज के टाइम पे जो है वो लेवल है। क्योंकि पानी 2.5 लाख क्यूसेक्स लगभग पानी छोड़ा गया है, तो रात तक 11-12 बजे तक ये पहुंचेगा, लगभग 124 प्लस जाएगा। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए आगे की जो निचला स्तर एरिया है, गांव है, आज मुनादी करा दी गई सभी गाँव में, ताकि उनको अलर्ट मोड में रखा गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां ऊपरी इलाकों में बारिश के कारण कोटा बैराज से 2.70 लाख क्यूसेक, माताटीला डैम से 0.97 लाख क्यूसेक और लहचूरा डैम से 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच सकती है। जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।